सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज के यहाँ पे 20 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर बायो को चैप्टर करने जा रहे हैं। वो करने जा रहे हैं यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको बता दूं इसके 2 to 3 पेजेस के जो शॉर्ट नोट्स है, जिसमें नीट में हमारे 90-95% क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट से ही आते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कैसे उन्हें एनरोल कर सकते हो। इंग्लिश वर्ड का ऐप डाउनलोड कर लो, बाकी पूरा प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंस्टाग्राम को फटाफट फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं टेलीग्राम को जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वहीं पे अपडेट आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो पहला पैराग्राफ है लोकोमोशन वाला, इसमें बस आपको डेफिनेशन दे रखी है लोकोमोशन की। हम सबको पता है, जैसे कि मैं पता है काफी सारे मूवमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अ प्लेस और लोकेशन, जिससे हमारी चेंज ऑफ प्लेस एंड लोकेशन होती है। और इस टाइप के वॉलंटरी मूवमेंट्स का अगर मैं नाम देता हूँ, उसको नाम देता हूँ लोकोमोशन का। तो जस्ट वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी मोशंस हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे लोकोमोशंस की डेफिनेशन दे रखी है इस वाले पैराग्राफ में। तो इतना कुछ एग्जांपल है नहीं पैरामीशियम से रिलेटेड, जैसे सीलिया। पैरामीशियम में आपका सीलिया होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है थ्रू द साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। हाइड्रा अपने टेंटेकल्स को यूज करता है कैप्चर करने के लिए प्रे को, एज वेल एज लोकोमोशन पर्पस के लिए भी यहाँ पे हाइड्रा अपने टेंटेकल्स को यूज कर रहा होता है। तो इस टाइप के आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में यहाँ पे कहा गया है कि सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 टाइप ऑफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से? पहला आपको अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सीलियरी मूवमेंट, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा मस्कुलर मूवमेंट। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट से पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स की जो कि बॉडी में है, जैसे आपके मैक्रोफेज की बात करूं, मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूं, ML से आप याद रख सकते हो मैक्रोफेज या फिर ल्यूकोसाइट्स। ये जो आपके टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ये आपके एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स। ठीक है, और इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो स्यूडोपोडिया आपने देखा होगा, बचपन से हम बढ़ते आ रही चीज। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की बात करूं लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी आपके इन्वॉल्व होते हैं आपके अमीबॉइड मूवमेंट में। तो आपको समझ में आ गया कौन से 2 टाइप के आपके सेल्स हैं, MNL, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स। दूसरा अगर मैं बात करूं सीलियरी मूवमेंट्स का, तो सीलियरी मूवमेंट्स मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर आपको यहाँ पे पाए जाते हैं, विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलियरी मूवमेंट से हमें समझ में आ रहा है सीलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे आपके सीलियरी एपिथेलियम आपको देखने को मिल रही होती है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा होता है सीलिया का इन द ट्रैकिया। जैसे ट्रैकिया में आपका यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे इसका एग्जांपल ट्रैकिया में हो गया, जो कि आपका ये जो मूवमेंट है किसमें हेल्प करता है? ट्रैकिया में जो मूवमेंट हो रहा है हेल्प्स इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। जो हम यहाँ पे कभी हम सांस लेते हैं, वहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल्स आ जाए तो वहाँ सीलियरी जो मूवमेंट हो रहा होता है ट्रैकिया के अंदर, वो यहाँ पे इस चीज को, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जॉज हो गया, टंग हो गया, एक्सेट्रा, ये रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। तो ये मस्कुलर मूवमेंट का रिक्वायरमेंट हो रहा है। हमने यहाँ पे जो बात करी किसमें, आपकी लिम्स में, जॉज में, टंग में। तो यहाँ पे आपको मैंने तीनों टाइप के आपको मूवमेंट समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है मसल की। भाई मसल क्या होता है, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भाई मसल के बारे में थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें। तो फटाफट से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि मैं पता है कि आपका फ्लैजेलर मूवमेंट होता है, फ्लैजेला आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो ये जो आपको मूवमेंट होता है हेल्प करता है इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जेस एंड इन द लोकोमोशंस ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना। तो यहाँ पे आपको बता रहा है जो फ्लैजेलर मूवमेंट्स हैं, फ्लैजेला का इस्तेमाल आ रहा है। तो ये 3 चीजों में आपकी इस पैराग्राफ में बताई गई जहाँ पे इसका हेल्प है। एक तो स्पर्मेटोजोआ के यहाँ पे मूवमेंट में स्विमिंग, उसकी स्विमिंग के यहाँ पे हेल्प में हो गया। दूसरा आपका वाटर करंट इन द कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस वाले केस के अंदर हो गया इसका आपका यूज। और तीसरा आपका यूग्लेना के अंदर केस में हो गया लोकोमोशन का। अगर मैं बात करूं 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट जो है ह्यूमन का, वो आपके कंट्रीब्यूट करता है मसल्स। तो मसल्स आपका 40 से 50% यहाँ पे आपका वेट कर रहा होता है। ठीक है, और उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के नाम आपने बोला, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एक्साइट हो जाती है। तो क्या हो गया आपका एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, आपकी इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिक कितनी नेचर है। आपको कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी मसल से रिलेटेड। आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब मसल की बात करें तो आपको 3 टाइप ऑफ मसल्स देखने को मिल रही होती है। वो 3 टाइप ऑफ मसल कौन कौन सी है? नंबर 1 आपकी होती है स्केलेटन मसल, नंबर 2 होती है विसरल, और नंबर 3 होती है कार्डियक मसल। कार्डियक तो आपको समझ में आ रहा है हार्ट में होती है, स्केलेटल आपको समझ में आ रहा है अगेन, है ना। आपको बहुत सारी मसल्स आपको देखने को मिलेंगी स्केलेटन मसल्स रिलेटेड। हम फटाफट से थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्केलेटन मसल्स आपके स्केलेटन कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी से यहाँ पे रिलेटेड होता है। इसके अगर मैं अपीयरेंस की बात करूँ, तीनों मसल्स का अपीयरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्राइशंस आपको देखने को मिल रही होती है। अगर मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक नेचर के बाद में बात करूं, और यहाँ पे ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, मतलब आप इनको वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके बस में होती है कि आप इन मसल्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड द चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। जो बॉडी पोस्चर्स आप चेंज कर रहे होते हो, कैसे? अगर मुझे हाथ ये हिलाना है तो मैं, अब मेरे बस में ये चीज करना, तो मैं यहाँ पे इस मूवमेंट को कर पा रहा हूँ अपने खुद के दिमाग का यूज करके। तो यहाँ पे स्केलेटन मसल का यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ विसरल मसल्स का, तो विसरल मसल्स आपके कहाँ पे होती हैं? इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में आपको ये देखने को मिल रही होती है। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ आपको कौन सी मसल्स देखने को मिलेंगी? विसरल मसल्स। तीनों के एग्जाम्पल और साथ साथ इनके जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आपको याद करने होंगे। जैसे वो स्ट्राइटेड थी तो ये नॉन स्ट्राइटेड
स्ट्राइटेड है, तो यहाँ पे स्ट्राइशंस आपको नहीं देखने को मिल रही होती, स्ट्राइशंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे स्मूथ मसल्स मैं इनका दूसरा नाम कहता हूँ विसरल मसल्स का, तो स्मूथ मसल से भी आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, तो ये आपके बस में नहीं है, आप इनको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द गैमेट्स ड्यूरिंग द जेनिटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो आप खुद थोड़ी कंट्रोल कर, आपने खा लिया बस अपने आप जाता जा रहा है, वो मसल्स अपने आप उसको आगे भेजती जा रही है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन कर रही है? स्मूथ मसल्स कर रही है। तो ये आपका हो गया स्मूथ मसल्स के बारे में, ठीक है। मैंने कार्डियक मसल्स आपको पहले बता दिया कि मसल्स ऑफ हार्ट यहाँ पे आपको होती है कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट होती है आपके कार्डियक मसल्स, एंड यहाँ पे अगेन ये इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं और ये स्ट्राइटेड होती है इन नेचर। तो आपका पहला और तीसरा मतलब स्केलेटल और साथ साथ आपका कार्डियक, ये दोनों स्ट्राइटेड है। बीच वाली विसरल स्मूथ जो हम इसको कह रहे हैं वो नॉन स्ट्राइटेड है। पहली वाली स्केलेटल जो है वो वॉलंटरी है, बाकी दोनों इनवॉलंटरी इन नेचर हो गई। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम स्केलेटल मसल को थोड़ा अच्छे से हम समझने वाले हैं, कैसे कैसे हमें डायग्राम भी दे रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर कि कैसे कैसे चीजें हैं। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड बाय नंबर ऑफ मसल बंडल्स, वो मसल बंडल्स से बनी होती है, उसका नाम देता हूँ फेसिकल्स। एंड और ये जो फेसिकल्स हैं ये अगेन बहुत सारे आके मिलके क्या बनाएंगे, टुगेदर को करेंगे कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलता हूँ फेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे फेशिया बना रहे होते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपकी मसल बंडल्स हैं, ये आपके मसल बंडल्स हैं, ये मिल के आपके फेशिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगेन ये आपका फाइनली यहाँ पे मसल फाइबर बनना है, मसल सेल्स ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये आपके छोटे छोटे मसल सेल्स आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सार्कुलम हो गया, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ बातें कही गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको मैंने बताया ऊपर सार्कोलेमा, उसको मैं बोलता हूँ सार्कोलेमा, जो कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर आपको जैसे हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है सार्कोप्लाज्म होता है मसल के अंदर। तो ये कुछ बेसिक बातें कही गई हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर मैं बात करूँ मसल फाइबर की, तो वो क्या होता है, इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट्स। तो अगर मायोफिलामेंट्स की बात करूं तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत बार नीट में भी आ चुका है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके मसल फाइबर का, जिसको मैं मायोफाइब्रिल्स भी बोलता हूं। और ईच मायोफाइब्रिल जो होते हैं, इनके अंदर आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको दो टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिल रहे होंगे, पहला होगा एक्टिन प्रोटीन और दूसरा होगा आपको होगा मायोसिन प्रोटीन। अब जो लाइट बैंड्स होते हैं, लाइट में ना लाइट एंड डार्क बैंड बताया, लाइट बैंड के अंदर आपको कौन सा प्रोटीन मिलेगा, आपको मिलेगा एक्टिन प्रोटीन लाइट बैंड के अंदर। इसलिए हम यहाँ पे इसको आई बैंड भी कहते हैं या फिर आइसोट्रोपिक बैंड इसका नाम होता है आपका लाइट बैंड का, एक्टिन होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं डार्क बैंड की बात करूं, इसको बोलता हूं ए या फिर एनाइसोट्रोपिक, और इसके अंदर क्या होगा, पहले वाले के अंदर एक्टिन है, दूसरे वाले के अंदर क्या होगा मायोसिन होगा। तो दूसरे वाले के अंदर आपका मायोसिन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इनको थिन एंड थिक फिलामेंट भी हम रेस्पेक्टिवली हम इनका नाम दे रहे होते हैं। आई बैंड के सेंटर में आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, आई बैंड के सेंटर में आपको एक इलास्टिक फाइबर आपको देखने को मिल रहा होता है, जेड लाइन जिसे मैं बोलता हूँ, जो कि जिसको बाइसेक्ट करती है बीच में से, ठीक है। आपको अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। जो आपके थिन फिलामेंट्स होते हैं वो आपके फर्मली अटैच होते हैं जेड लाइन से। अगर मैं थिक फिलामेंट्स की बात करूं, जिसको मैं नाम कहता हूं ए बैंड, ये अगेन आपके यहाँ पे टुगेदर हेल्ड होते हैं मिडिल ऑफ द बैंड में बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको बोलता हूं एम लाइन। तो आपको जो थिक फिलामेंट्स है उनका रिलेशन किससे है, एम लाइन से, जबकि थिन का आपका है जेड लाइन से। अब ए एंड आई बैंड जो होते हैं ये ऑल्टरनेट, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटली यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। सार्कोमियर, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, जो हमने जेड लाइन आपको बताई, इन दो जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है दैट इज सार्कोमियर, नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मसल के अंदर सार्कोमियर, ये चीज आपको यहाँ पे डायग्राम में भी आपको यहाँ पे चीज दिख रही होगी, ये देख सकते हो, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो आपका, ये आपकी जेड लाइन है, ठीक है। आपकी ये जेड लाइन है, ये रहा आपका ए बैंड, ये आपका ए बैंड दे रखा है, ये आपका आई बैंड दे रखा है, ये आपके आई बैंड दे रखे हैं, ये आपकी जेड लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एच जोन, आपको बीच वाला जोन देखने को मिल रहा होता है। और यहाँ पे दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच में, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये आपको देखने को मिलता है सार्कोमियर, जो कि आपका स्ट्रक्चर आपका फंक्शनल यूनिट है ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं मसल की बात करूं तो ये डायग्राम आपको मन में बसा के चलना है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन यहाँ पे क्या कहते हैं, ईच एक्टिन फिलामेंट आपका 2 एफ फिलामेंटियस एक्टिन से आपका बना होता है, जो कि हेलिकली वाउंड होते हैं टू ईच अदर। और ईच एफ एक्टिन जो होता है इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। तो ये ग्लोबुलर एक्टिन का यहाँ पे पॉलीमर होता है। अगर मैं बात करूं एफ, आपका एफ एक्टिन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपको देखने को मिलता है ट्रोपोनिन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है आपका, ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये रन करता है क्लोज टू द एफ एक्टिन्स थ्रू आउट दिस लेंथ। तो यहाँ पे आपको ट्रोपोमायोसिन देखने को मिला, आपको ट्रोपोनिन देखने को मिला, ठीक है। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन यहाँ बाइंड करती है आपकी द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे आपको ये सब पता कैसे समझ में आएगा, जब ये डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम में आपको सब बिल्कुल क्लियर गिवन है, ठीक है, कि ये आपका यहाँ पे ये जो 3 आपको चीज देखने को मिली है, ट्रोपोनिन देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर आप हाई स्टडी में पढ़ोगे, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट इसमें
आपको और आपको डीपली आप हम उस चीज़ को समझ सकते हो। ये आपका ट्रोपोमाइसिन है जो कि पूरा लेंथ में आपके यहाँ पे एफेक्टिन के साथ चलता जा रहा है, और ये तो आपका एफेक्टिन है ही। तो देखो जहाँ जहाँ आपका एफेक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन साथ साथ चल रहा है, ये ट्रोपोमाइसिन साथ साथ चल रहा है, और बीच बीच में आपको यहाँ पे ट्रोपोनिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये देखो, ये आपका यहाँ पे आपको मायोसिन मोनोमर दे रखा है, जिसमें आपका हेड है ना, आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट हुई है जहाँ पे आपका एक्टिन बाइंड करता है, ये आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एटीपी बाइंड कर देगी, ये आपका क्रॉस आर्म और हेड है, ठीक है। तो ये आपके दो पार्ट्स है इसके अंदर, एक क्रॉस आर्म है, एक हेड है। तो ये आपको यहाँ पे बातें यहाँ पे कही गई हैं, जो कि मैकेनिज्म मैं आपको उसका जब बताऊंगा तो आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे ये चीज़ देखो, इसमें मैकेनिज्म कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका हर एक मीरोमाइसिन होता है, इसके अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो आपको दिखाए। एक तो आपको ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, विद अ शॉर्ट आर्म, और आपका एक टेल होता है, ठीक है। एक हेड होता है और एक टेल होता है जो आपको दिखाया। जो फॉर्मर होता है, जो पहले वाला होता है आपका बीइंग, तो आपका जो फॉर्मर होता है उसको मैं एचएमएम बोलता हूँ, एचएमएम दैट इज हैवी मीरोमायोसिन। और आपका जो दूसरा, आपका जो हमने टेल की बात करी, टेल जो होता है वो होता है लाइट मीरोमायोसिन। तो हमने हेड और टेल के बारे में हमने यहाँ पे हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन के रिलेशन में हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस आर्म भी दिखा दी मैंने, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे आपको जो आपको एक्सप्लेन करा गया है बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया है। कई बार आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बाकी नीट में तो आता ही है, विच स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर जो होता है टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। आपका यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है किसकी, थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ऊपर। तो ये आपकी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि यहाँ पे आपको बताई गई है। फटाफट से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो आपकी जो मसल होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो इनिशिएट कैसे होता है, इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस आपका सिग्नल भेजेगा वाया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। आपके यहाँ पे स्टार्ट होगी कॉन्ट्रैक्शन। जंक्शन होता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। सार्कोलेमा ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको मैं बोलता हूँ एनएमजे का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो एनएमजे में बोलता हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये जंक्शन होता है, ये आपको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। किसके बीच में, ये आपका है सार्कोलेमा के बीच में और मोटर न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। या फिर मोटर एंड प्लेट में बोलता हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। तो आपका जो न्यूरल सिग्नल है जो रीच कर रहा है आपका जंक्शन पे, वहां से आपका रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन है। तो जैसे आपका एसिटाइल आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, इंपल्स आया एनएमजे पे, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, विच जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पे एक एक्शन पोटेंशियल, एक इंपल्स, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। अब जैसे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये स्प्रेड करेगा थ्रू द मसल फाइबर, और यहाँ पे कैल्शियम आयंस का रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्म के अंदर। जैसे आपके कैल्शियम आपके लेवल बढ़ जाएगा, है ना, इससे क्या होगा, आपकी बाइंडिंग हो जाएगी कैल्शियम की विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक है, ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। तो यहाँ पे कैल्शियम की बाइंड हो गई, सब यूनिट ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट है जो कि यहाँ पे कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगी, और वहां पे रिमूव कर देगा द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स फॉर द मायोसिन, है ना, रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स फॉर द मायोसिन। जिससे क्या होगा, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस। वहां पे आपके एटीपी बाइंडिंग साइट दिखाई थी, तो वहां पे एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज हुई वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी, और यहाँ पे अब जो मायोसिन आपका हेड मैंने आपको दिखाया था, हेड था ना मायोसिन, हेड और टेल थी, वो यहाँ पे बाइंड करेगा किससे, द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो ये चीज, ये वैसे ये डायरेक्ट यहीं से समझाया जा सकता था। देखो एक्टिन फिलामेंट है, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। और उसके बाद यहाँ पे स्लाइडिंग रोटेशन होगा, इसका नाम ही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग रोटेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ये देखो पहले यहाँ पे ब्रिज बना एक, उसके बाद यहाँ पे ब्रिज ये टूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे टूट गया ब्रिज, तो दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। तो पहले आपके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो स्टेजेस ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड द ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो यही आपकी पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। आपको कुछ समझना है तो आप ये डायरेक्टली बना दो, बीच में एटीपी हाइड्रोलिसिस बता देना, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बता देना, फिर स्लाइडिंग होगी यहाँ पे आपकी। और मेन क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आपकी थिन थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग हो रही है, और थिक फिलामेंट यहाँ पे आपका यहाँ पे स्लाइडिंग रोटेशन हुई, उसके बाद क्रॉस ब्रिज जो बन रहा था वो टूट जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप कि समझ में आ जाएगा आप। और यहाँ पे याद रखना आपका शॉर्टनिंग होता है सार्कोमियर का, और यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पुल हो रहा है, यहाँ पे पुलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपकी शॉर्टनिंग होगी किसकी, सार्कोमियर की। सार्कोमियर क्या है, आपकी दो जेड लाइन के बीच का यहाँ पे स्पेस, जो कि फंक्शनल यूनिट है आपके फॉर द, तो यहाँ पे इसकी शॉर्टनिंग होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन में इसे कहूंगा। तो ये आपकी पूरी यहाँ पे प्रोसेस आई होप कि तुम्हें दे रखा होगा। ए जो है आपका बैंड वो अपने लेंथ को वापस रिटेन कर लेता है। आपका जो आई बैंड है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। याद रखना आई बैंड यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये नीट में इस वाले पैराग्राफ से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस पैराग्राफ को अच्छे से याद रखना कि आई बैंड में क्या हो रहा है, ए बैंड रिटेन हो रहा है कि आई बैंड शॉर्ट हो रहा है, ये सब आपके यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। आई होप कि तुम्हें चीज़ समझ में आगे आपका होगा, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यहाँ पे आपको इससे भी समझा रखी है, तो वही सेम बातें लिखी हुई है। देखो रिलैक्स
रिलैक्सेशन, यहाँ पे स्टेट लिखी हुई है किस चीज़ की, यहाँ पे स्टेट लिखी है रिलैक्स स्टेज, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। तो इतना यहाँ पे इसको आपको टाइम वेस्ट इसमें करना नहीं, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करता है टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। हमें क्या करना है, मास्किंग वापस से करानी है। तो कब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन आपके रिलीज होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जब कैल्शियम आयन यहाँ पे बंद हो जाएगा, जब वापस चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के अंदर, तो यहाँ पे आपका मास्किंग जो है फिलामेंट की यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रोसेस रुक जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का। दिस कॉजेज रिटर्न ऑफ द जेड लाइंस, वापस जेड लाइन अपने बैक अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये सब आपकी कुछ बातें दे रखी हैं। मसल होता है उसके अंदर आपको रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग एक पिगमेंट देखने को मिलता है, मायोग्लोबिन। तो काफी लोग हीमोग्लोबिन से कंफ्यूज करते हैं, याद रखना मसल के अंदर मायोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है, रेड कलर्ड यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी आके स्टोर होती है। तो आपकी जो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है इज हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस। आपने जो आपको जो मसल्स आपको रेडिश अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है, उन मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन कंटेंट है वो काफी ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा। सच मसल्स को मैं बोलता हूँ रेड फाइबर्स, ठीक है। और दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपकी रेड मसल्स होंगे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगा, मतलब आपके यहाँ पे वो यूटिलाइज कर सकती हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम, किसके लिए, फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा होगा तो एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, रेड फाइबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स होती हैं इसलिए हम इनको एरोबिक मसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। कुछ मसल्स जो होती हैं जिसके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है तो उनको मैं नाम देता हूँ व्हाइट फाइबर्स का, जहाँ पे आपका अपीयरेंस कैसा आता है, पेल या फिर व्हाइटिश, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, उस पर वाले में ज्यादा था रेड में, तो इसमें क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू देखने को मिल रहा होता है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हाई होता है, याद रखना। इसमें आपको जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज़्यादा हाई होता है। ये आपके यहाँ पे व्हाइट एंड रेड फाइबर्स के बीच में एक डिफरेंस हो गया। और ये एनारोबिक प्रोसेस आपके यहाँ पे डिपेंड करता है, वो एरोबिक था या एनारोबिक के। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई यहाँ पे हमारी स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड। स्केलेटन सिस्टम बहुत बचपन आप इसके बारे में पता है कैसे पढ़ोगे, जब एमबीबीएस में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में बढ़िया करके पढ़ोगे इसके बारे में। ह्यूमन बींग्स के अंदर में ऑलरेडी पता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो एक तो 206 हड्डियों से बना होता है और कुछ कार्टिलेजेस के बारे में पे बात कही गई है। स्केलेटन सिस्टम आपका बेसिकली दो आपके डिविजन्स में डिवाइडेड है, एक एक्सियल एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बातें कही गई है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको 80 बोन्स देखने को मिलती है जो कि मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी में यहाँ पे डिवाइडेड है। इसमें कौन कौन सी आपकी चीजें इंक्लूडेड है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है, रिब्स है, कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, स्टर्नम आ गया आपका स्टर्नम, और आपका आ गया रिब्स आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं स्कल की बात करूं, इट इज कंपोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको पूरा देख रखा है ऑफ द ह्यूमन स्कल, और ये सारी आपको बोन आपको याद करनी है। फ्रंटल बोन आपकी, पैराइटल बोन हो गई आपकी, है ना, आपकी 2 पैराइटल बोन हो गई, आपकी स्फिनोइड बोन है, एथमोइड है, लैक्रामल है, नेजल है, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड। यहाँ पे आपको ऑक्सीपिटल कॉर्डाइल दिखाया है, आपको ऑक्सीपिटल बोन दिखाई गई है, टेम्पोरल बोन, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये आपको एक बार डायग्राम तो एक बार पढ़ना ही है अपने लिए, ठीक है। आपको बोन्स याद करनी तो डेफिनेटली पढ़नी आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ बोन्स की मैं बात कर रहा था। इन 2 सेट्स ऑफ बोन्स में क्या आता है, सबसे पहले तो आपका आता है फेशियल बोन्स, आपकी फेशियल बोन्स हो गई। दूसरा आपका हो गया क्रेनियल बोन्स, ठीक है। ये दैट टोटल्स ऑफ 22 बोन्स, तो इसके अंदर आपको 22 बोन्स हो गई। कैसे कैसे, आपके जो क्रेनियल, अगर मैं बात क्रेनियल बोन्स की बात करूं तो वो आपको 8 देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाई। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, आपका क्रेनियम ऑफ द ब्रेन जिसे मैं कहता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको फेशियल, आपकी फेशियल रीजन की बात करूं तो आपको 14 स्केलेटन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि करते हैं आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल आपको बनाते हैं। वहां पे आपको सिंगल एक यू शेप्ड बोन देखने को मिलती है, जिसे बोलता हूं हायोइड बोन, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे दे भी रखी हुई है, कहाँ है रखी, ये देखो, ये आपकी सिंगल बोन एक है हायोइड बोन, जो कि बेस ऑफ द बकल कैविटी में प्रेजेंट है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ फेशियल बोन्स के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आपके अगर मिडिल ईयर की बात करूँ तो ईच मिडिल ईयर के अंदर आपको 3 टाइनी बोन्स देखने को मिलती है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, और इनको मिला के मैं बोलता हूँ ईयर ऑसिकल्स। तो ये तीनों बोन मिलकर आपकी बनेंगी ईयर ऑसिकल्स। अब आपका जो, ठीक है, आई होप कि तुम्हें ईयर ऑसिकल्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो और वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स देखने को मिल रही होती है, जिसे मैं कहता हूं वर्टिब्रा, और ये आपके बेसिकली डॉर्सली प्लेस्ड होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं तो 26 सीरियली अरेंज्ड आपको यहाँ पे यूनिट्स देखने को मिल रही होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम बना रही होती है, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, आपको वर्टिब्रे के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखी है, देखो थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर आपको देखने को मिल रही है थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर आपको देखने को मिल रही है लंबर वर्टिब्रा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको उनके बीच में देखने को मिल रही है, सैक्रम आपको देखने को मिल रहा है, कॉकेटेल बोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई होप कि तुम्हें ये चीज डायग्राम से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही चीज लिखी गई है आपकी, अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे आपको सर्वाइकल, जिसमें आपको 7 आपको देखने को मिल रही होती है, थोरेसिक में 12 देखने को मिल रही होती है, लंबर में 5 देखने को मिल रही होती है, सैक्रल में आपके 1 फ्यूज देखने को मिल रही होती है, और लास्ट को मिल रही होती है, फ्यूजन हो रहा होता है हमारे बोन्स का, और कॉक्सीजियल आपकी टेल बोन 1 फ्यूज आपको देखने को मिल रही होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 7 होते हैं इन द मैमल्स, इंक्लूडिंग द
ह्यूमन बींग्स। तो सर्वाइकल में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 7 देखने को मिल रही होती मैमल्स के अंदर, अगर मैं ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करूँ। देखो सच बताऊँ ना, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो मुझे बहुत बच्चे वाली बातें लग रही हैं, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, बट आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो आप और इन्हें डीपली पढ़ोगे, सारे बोन्स के बारे में अलग अलग पढ़ोगे। सच बता रहा हूँ, वाइवा होता है स्पेशली इस चीज़ का कि इस बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन, कौन कौन सी मसल अटैच्ड है, बहुत डीप में पढ़ना है। तो ये तो बहुत बेसिक बातें कही गई हैं। वर्टिब्रल कॉलम का मेन आपका काम क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड तो सबको आई होप की पता ही होगी। स्टर्नम की बात करूं अगर मैं, तो इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स। वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स में ये जो आपकी बोन है आपकी स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम है, ठीक है। तो ये आपकी बात। अगर रिब्स की बात करूं तो 12 पेयर ऑफ आपको रिब्स देखने को मिल रही होती है, ठीक है। इसमें आपका, ठीक है, जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं, याद रखना, जो पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं उनको ही मैं बोलता हूँ ट्रू रिब्स। याद रखना, जो पहले 7 पेयर्स होते हैं उन्हीं को बोलता हूँ ट्रू रिब्स। और आखिरी के जो आपके 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, ये जो रिब्स होते हैं ये आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ते। बाकी जो होते हैं वो सारे स्टर्नम के साथ जुड़ते हैं, बट ये नहीं जुड़ते। तो ये आर्टिकुलेट नहीं करते डायरेक्टली, बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। 7th रिब को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इसलिए मैं इनका नाम देता हूँ फॉल्स रिब्स, या फिर इसे बोलता हूँ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब्स। लास्ट 2 पेयर्स की अगर मैं बात करूं, 11वीं और 12वीं, 11, 10, 12, ये जो होते हैं ये कनेक्ट ही नहीं होते वेंट्रली, एंड देयरफॉर इनको बोलता हूं फ्लोटिंग रिब्स। तो याद रखना 11th एंड 12th को बोलता हूं फ्लोटिंग रिब्स। बाकी अगर मैं बात करूं मैं 8th, 9th, 10th को फॉल्स रिब्स, और बाकी जो शुरू के 7 पेयर हैं वो आपके बिल्कुल ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि स्टर्नम से डायरेक्टली आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोन्स ऑफ लिम्स की बात करूं तो यहाँ पे ये बनाएंगी एपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब आपके लगभग 30 बोन से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसमें आपका द बोन में देखो है। अपर लिम्ब की बात करूं, ह्यूमरस, रेडियस, आपको अल्ना वगैरह देखने को मिल रहा होता है, क्लेविकल, स्कैपुला, ठीक है। आपको रिस्ट बोन्स देखने को मिल रही थी 8 इन नंबर, मेटाकार्पल्स, पाम बोन्स 5 इन नंबर, फेलेंजेस हमेशा डिजिट 14 नंबर आपके यहाँ पे देखने को मिल रही है, 14। फीमर आपका थाई बोन है जो कि लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर याद रखना, ठीक है। आपकी टिबिया फिबुला भी होती है, टार्सस, आपके एंकल्स बोन होती है 7 होती है नंबर में, मेटाटार्सल्स 5 होती हैं। लगभग ये आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटाकार्पल्स यहाँ पे आपके 5 हैं, तो यहाँ मेटाटार्सल आपको 5 देखने को मिल रही है। यहाँ फेलेंजेस आपकी 14 है, तो यहाँ पे आपको फेलेंजेस डिजिट्स यहाँ पे आपको 14 ही देखने को मिल रही है। एंकल बोन्स आपको 7 देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे रिस्ट बोन्स जो होती है वो 8 होती है, जस्ट आपके एक ज्यादा, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली याद हो गया, ठीक है। कप शेप्ड बोन जो कि हम बोलते हैं पटेला, जो आपकी नी होती है, नी बोन को द नी वेंट्रली, जो आपकी नी को जो कवर कर रही होती है पटेला बोन कर रही होती है। बहुत तेल लगती है ना जब कुछ लग जाता है इस पे, तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सारी बोन, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। तो ये आपकी पटेला बोन आपकी जो नी को यहाँ पे कवर कर रही है आपकी, साथ साथ आपकी फीमर आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, थाई बोन में है ना, सैक्रम, प्यूबिस, इस्चियम, टार्सस, मेटाटार्सस, फेलेंजेस, ये सब सेम चीज है। आई होप कि तुम्हें चीज समझ में आ रही होगी। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल के यहाँ पे बारे में बात कही गई, अपर एंड लोअर लिम्स की जो है आपके आर्टिकुलेशन, यहाँ पे सारी बोन्स वहीं से पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में जाके आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। ये सब फालतू की बातें कही गई यहाँ पे, जितनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैपुला जो होती है आपकी लास्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, जो कि सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थॉरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब के बीच में यहाँ पे हो, 2nd एंड 7th रिब के बीच में यहाँ पे स्कैपुला प्रेजेंट है। तो ये स्कैपुला डायरेक्टली यहाँ से देख लो, ठीक है। ये जो आपकी बोन है, ये देखो, ये जो बोन आपको दे रखी है, ये जो है ना, ये आपकी जो बोन है, ये आपकी स्कैपुला है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें दिख गई होगी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बाकी तुम एमबीबीएस में और अच्छे से पढ़ रहे होगे। चलो आओ पढ़ते हैं हम पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल के अंदर आपके 2 कॉक्सल बोन्स देखने को मिल रही होती है, और ईच कॉक्सल बोन यहाँ पे आपके फ्यूजन ऑफ 3 बोन से मिलकर बन रही होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी डायग्राम में। तो वो यहाँ पे बातें कही गई हैं, ये देखो, ये रहा इलियम, इस्चियम और आपका प्यूबिस और आपका इस्चियम। तो ये आपकी बन रही है कॉक्सल बोन, जो कि 3 के फ्यूजन से बन रही है। ये समझ में आ रही होगी आपको। अब जॉइंट्स के बारे में फटाफट से बात करते हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, सबको ऑलरेडी पता है, तो फटाफट से इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। याद रखना, जॉइंट जो होता है एक्ट एज अ फल्क्रम आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। और जो जॉइंट्स होते हैं, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये 3 मेजर टाइप्स के देखने को मिल रहे होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ठीक है। साइनोवियल मतलब फ्री मूवेबल होते हैं, पहले आपको बता दूं। अगर फाइब्रस की बात करूं तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे मूवमेंट अलाउ नहीं करते, डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपकी दिस टाइप ऑफ जॉइंट कहाँ, आपको एग्जांपल याद करना है, फ्लैट स्कल बोन्स है ना, जो कि फ्यूज करते हैं एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू। तो ये आपके जैसे क्रेनियम आपको बन रहे, तो ये आपका फाइब्रस जॉइंट्स का पार्ट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करूं तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट्स, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट को परमिट ये कर देते हैं। और यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम में आपको यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, वो आपके यहाँ पे
कार्टिलेजियस जॉइंट्स के अंदर आ गए। साइनोवियल मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रीली मूवेबल जॉइंट जितनी भी आपके हो गए, है ना, दिया अलाउज द कंसिडरेबल मूवमेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे अलाउ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है इसमें, जैसे आपके ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में हो गए, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। नी जॉइंट, हिंज जॉइंट है, हिंज है ना, ऊपर आपकी यहाँ से नी, आपकी नी इससे ऊपर नहीं जा सकती, हिंज आपका जैसे गेट होता है। पाइवट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस बोन के बीच में आपका हो गया। ग्लाइडिंग आपका जॉइंट हो गया द कार्पल्स, बिटवीन द कार्पल्स। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में हो गया। तो ये आपके यहाँ पे थंब के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ आपके एग्जाम्पल है किसके, साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल मतलब फ्री मूवेबल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में फटाफट से बात कर ले। डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं, सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस एक तरीके की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है किसको, एनएमजे को। एनएमजे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, है ना, एनएमजे आपको ऑलरेडी बता चुका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कौन आपके इफेक्ट करता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, लीडिंग टू फटीग एंड वीकनिंग हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है आखिरी में स्केलेटन मसल की। तो ये आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून। इसके बाद आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल। डीजनरेशन हो जाता है स्केलेटन मसल का प्रोग्रेसिवली, मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बीच में कौन सी डिजीज हो रही है आपकी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और आपकी ऑटोइम्यून कौन सी है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेटनी की, टेटनी क्या है, रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहे होते हैं मसल के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन क्यों देखने को, आपका कैल्शियम कम है, लो कैल्शियम की वजह से इन द बॉडी फ्लूइड आपको रैपिड स्पैज्म आपको देखने को मिल रहा होता है, स्पैज्म दर्द होता है फिर आपको, तो ये टेटनी बोलते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस बहुत आपने सुना होगा, आइटिस जहां पे आता है मतलब याद रखना इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो जहां पे आपका आइटिस आ जाए तो मतलब इन्फ्लेमेशन है। हम यहाँ जॉइंट्स की बात करें, अर्थराइटिस तो मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। यहाँ पे आपका बोन मास डिक्रीज होता है, अगर बोन मास डिक्रीज हो तो फ्रैक्चर्स की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। एस्ट्रोजन लेवल अगर कम है तो उससे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा चांसेस है होने के। तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, ठीक है। गाउट है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी जॉइंट्स में, तो ये होता है गाउट। जबकि अर्थराइटिस आपका सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गए होंगे, सारे डिसऑर्डर समझ में आ गए होंगे। समरी अगेन जो अगले पेज पे भी लिखी हुई है पूरी आपको अच्छे से समरी पढ़नी है। आई होप कि तुम्हें डेफिनेटली, मैं इसको रीड पर हमेशा कहता हूँ, समरी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। आई होप कि गाइस तुम्हें डेफिनेटली चैप्टर्स पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलें। इसके जो 2 to 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स है, इसमें नीट में 90-95% क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट्स से आते हैं, तो फटाफट जाकर उन शॉर्ट नोट्स को चेकआउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसीजर वहां पे दे रखा है। मेरे इंस्टाग्राम को फटाफट फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट वाले मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम को जाकर फटाफट सब्सक्राइब करो, वहीं पे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड, और जल्दी आने वाली वीडियो आने वाली, तो प्यार दिखाते रहो, सब्सक्राइब मारो, दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, बाय।